हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी स्टूडियो में जो शख्सियत आई हैं वो डायरेक्ट प्लेन को उड़ाते हुए आई, एयरपोर्ट पे प्लेन को लैंड किया और सीधे हमारे स्टूडियो में आ गए। जी हाँ, हमारे मालेगांव शहर के मर्दों में पहले पायलट, जिसे हम प्राउड ऑफ मालेगांव भी कह सकते हैं। मेरी मुराद है अरसल यूसुफी से, और मैं चाहूँगा कि आप लोग उनकी ज़बानी सुनिए उनकी कहानी कि ये सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ताकि हमारे इस फील्ड में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को और उनसे कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए आइए मिलते हैं हमारे अरसल यूसुफी से। भाई, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे स्टूडियो में कॉफ़ी विद खान में। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम हमारे सामीन की तरफ से कि सभी की फरमाइश थी, सबकी ख्वाहिश थी, कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि भाई अरसल भाई को इस स्टूडियो में इनवाइट किया जाए। तो आज हमारी खुशनसीबी भाई कि आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरसल, ये बताइए कि सबसे पहले ये कब सोचा आपने कि मुझे पायलट बनना है? अब जैसे ये कहा जाए कि हर कोई बच्चा जब वो बड़ा होता है, जब उसे कुछ सूझबूझ आती है तो वो उड़ते हुए परिंदों को देखता है। ये तो हर किसी को उड़ने की ख्वाहिश होती है, शायद आप लोगों को भी रही होगी। बेशक। और बेशक के उसमें आपकी मेहनत लगती है, आपके माँ बाप की, और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, दुआएं लगती हैं लोगों की। हमारी स्कूलों में पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अब्बा का भी सपना था कि वो भी स्टार्टिंग में 1990s के टाइम पे वो भी इस फील्ड में आना चाहते थे। उस टाइम पर इतनी बेदारी नहीं थी, इंटरनेट आम नहीं था उस टाइम पर, इतनी नॉलेज नहीं थी। तो उनका ये सपना ही रह गया। तो उन्होंने बचपन से मतलब मुझे ये बताया कि ऐसा होता है, वैसा होता है। ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया, बट उन्होंने बताया कि ऐसा होता है, वैसा होता है। फिर जब हम हाजियों को छोड़ने जाते हैं मुंबई एयरपोर्ट पे, तो अब हम वहाँ कभी कभी देखते हैं पायलट्स को कि कैसा उनका रहन सहन है, क्या करते हैं। फिर यहाँ से मतलब इनिशियल वो स्टार्ट हुआ, यानी कहीं ना कहीं हाँ, वालिद साहब से इंस्पिरेशन मिली थी। कहीं ना कहीं वालिद साहब से इंस्पिरेशन है। फिर आगे जाके 12th के बाद जब मैं जैसे जैसे मैं बड़ा, कुछ टीचर्स ने कुछ इस फील्ड से इंट्रोड्यूस करवाया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इस मकाम तक हमारे जो स्कूल के असातिज़ा हैं उन्हें भी इस बारे में, इस फील्ड में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी किसी ने किया नहीं है ये। ऑफ कोर्स इंटरनेट पे सब मिल जाता है, बट इसी किसी ने अभी किया नहीं, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है नहीं। तो मुझे भी इस चीज़ में काफ़ी मतलब लिमिटेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर था, जैसे मैंने 12th तक की पढ़ाई मालेगांव स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से की है, सीनियर केजी से लेके 12th साइंस तक। तो वहाँ पर मतलब बहुत सारे असातिज़ा हैं जिन्होंने मेरी काबिलियत को देखते हुए आगे बढ़ाया मुझे, जैसे लियाकत सर, शुएब सर वगैरह की मैं मिसाल देना चाहूँगा। तो उन लोगों की भी मेहनत है, गाइडेंस कहीं ना कहीं हर्डल्स, हाँ, हर जगह किसी भी फील्ड में, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो, तो हर फील्ड में हर्डल्स तो हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बड़े मकाम पे आप बिना मेहनत के, बिना कुर्बानी दिए नहीं पहुंच सकते, भले से वो बड़े मकाम किसी भी फील्ड में हो। तो ऐसा है कि मैंने 12th के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैंने जेई मेंस वगैरह लिखे, एडवांस वगैरह क्लियर किया। फिर मैंने बेंगलोर में जाकर वहाँ पर जेएन यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। जो कि ये सब कोर्सेज कितने कितने साल के थे? ये कोर्स है, इट्स अ बीटेक डिग्री, जो कि 4 साल की होती है। उसके बाद इंटर्नशिप में कुछ साल भर लगता है। ये ज़रूरी होता है कि पायलट बनने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं? पायलट बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। पायलट बनने के लिए आपको सिर्फ 12th के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 12th में कंपलसरी है कि आपका साइंस होना चाहिए, 12th साइंस होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। अगर बाय चांस किसी का नहीं भी है, किसी ने आर्ट्स या कॉमर्स से किया हुआ है, तो वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स और मैथ्स के पेपर जो है वो दे करके इस फील्ड में आ सकता है पायलट बनने के लिए। जी। तो ये टोटल कितने साल का होता है ये पूरा? नॉर्मली 2 साल लगते हैं। 1 साल से 2 साल के बीच का अरसा लगता है, बट ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी कोर्स टाइप नहीं है। इसमें कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं होता कि भाई एक सेमेस्टर 6 महीने का होगा, दूसरा भी 6, ऐसा 1 साल का होगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप जैसा प्रोग्रेस करते हो उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। मतलब
फॉर एग्जांपल अपन टिल PPL मान लीजिए आपको 20 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो वो 20 एक्सरसाइज आप 1 महीने में भी कर सकते हो, आप 6 महीने में भी कर सकते या साल भर में करो, हो, या आप साल पे भर में depend कर करता सकते है। हो, आप हाँ, पे डिपेंड करता है। ओके। और इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि वेदर की वजह से जो फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग फ़्लाइट्स हम ख़राब वेदर में नहीं उड़ा सकते। उसके लिए वेदर बहुत अच्छा चाहिए आपको, बादल नहीं चाहिए, आपकी बहुत तेज़ हवा नहीं चाहिए, और जो विजिबिलिटी है, जो धुंध वगैरह हो जाती है, जैसे आम तौर पे हमें ज़मीन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता धुंध वगैरह से, पर आसमान से क्योंकि बहुत दूर देखना होता है, तो ज़रा सी धुंध में भी आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस उस वजह से आती हैं। फिर कुछ ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से लिमिटेशंस आती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की वजह से लिमिटेशंस आती है। फॉर एग्जांपल आपका जिस जो प्लेन आपको कल उड़ाना है, वो अगर आज मेंटेनेंस में चला गया और वो कल तक नहीं आया मेंटेनेंस से बाहर, तो अब जाहिर सी बात है बिना इंजन ऑन किए आप उड़ा नहीं सकते प्लेन। तो मेंटेनेंस हर प्लेन का टॉप नॉच होता है। बट अगर आपकी फ़्लाइट के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली वेदर अच्छा भी है, आपका इंस्ट्रक्टर है, आप सब सही हो, बीमार नहीं हो, एकदम अच्छी फिटनेस में हो, पर प्लेन नहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी इंडिया में ऑन एवरेज इट टेक्स अराउंड 2 years फॉर यू टू कंप्लीट CPL। ओके। जी। तो इस दौरान में जब ये जो भी अपना चल रही थी पढ़ाई इस ताल्लुक से, तो इस दौरान में शुरुआत में परेशानी आई थी कुछ उसको समझने में या कुछ? जी, परेशानी तो आती है, बट मुझे इस बात का काफ़ी एडवांटेज रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है पहले से, और इसी फील्ड से की है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो बहुत सारी जो उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे जो बेसिक्स होते हैं जी। वो मेरे ऑलरेडी पहले से क्लियर थे, तो मुझे उस चीज़ में परेशानी नहीं आई। ऑफ कोर्स जब हम फ्लाई करते हैं वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। पहले दूसरी तीसरी फ्लाइट में तो मुझे ऐसा लग रहा था अरे कहाँ गए क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा सबके साथ होता है, पर फॉर्चुनेटली जो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर भी होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप बैठे हर्षल प्लेन में और प्लेन उड़ाने के लिए फर्स्ट टाइम, वो उस वक्त की फीलिंग क्या थी आपकी? ये तो बहुत इस फीलिंग को तो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। Awesome, man. This is quite the enjoyable flight, eh? जैसे फर्स्ट फ्लाइट तो काफ़ी ख़ास होती है ऑब्वियसली। मैं अपना किस्सा बताऊंगा। मेरी फर्स्ट ज़रूर। जी, मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट मैं समझता हूँ 4 बार कैंसिल हुई है। अच्छा। जी, जैसे साउथ अफ्रीका में ऐसा है कि आप पहले PPL में जो मेरी स्कूल है, जो फ्लाइंग स्कूल है ईगल एयर, तो वहाँ पे ऐसा रूल है कि आप पहले 6 पेपर्स क्लियर करो। मतलब PPL के लिए वहाँ 8 पेपर्स लिखने पड़ते हैं। ओके। तो पहले 6 पेपर आप क्लियर करो, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्टर अलॉट होगा। उसके बाद आपकी जो भी फ्लाइंग से रिलेटेड ब्रीफिंग्स हैं, जो हर फ्लाइट से पहले हम क्लासरूम में बैठ के इंस्ट्रक्टर हमें बताता है कि हमें ये एक्सरसाइज करनी है, इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये फोर्सेस लगते हैं, आपको ऐसे हैंडल करना है, वैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ होती है ब्रीफिंग्स में। पहली फ़्लाइट से पहले मैं समझता हूँ कुछ 4-5 ब्रीफिंग्स हुई हमारी। ओके। उसके बाद पहली फ़्लाइट की बुकिंग आई मुझे, मैं बहुत खुश था कि अरे अब फ्लाई करने मिलेगा, कैसा लगता होगा, पता नहीं कैसा लगता होगा। पर जब वो दिन आया, उस दिन मौसम ख़राब, पूरा बादल सारे वो कैंसिल हो गए। कैंसिल। तो मैं बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही मैं गया स्कूल, मुझे बताया गया कि भाई कैंसिल हो गई। ऑब्वियसली उदासी तो होती है, क्योंकि अब इतना एक्साइटेड हो, आप तैयार हो के आए हो एकदम मस्त यूनिफॉर्म पूरा। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, अब होता रहता है, नेक्स्ट टाइम फ्लाइट। तो वो कितने दिनों के बाद नेक्स्ट का आया था? मैं समझता हूँ 4-5 दिनों के बाद फिर नेक्स्ट बुकिंग आई मुझे। फिर मैं गया मस्त रेडियो के एक्साइटमेंट में, क्या रहे ये वो। उस दिन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में था, तो वो कैंसिल हो गई। तो ऐसे 2-3 दफ़ा अलग अलग वजूहात की वजह से कैंसिल हुई। उसके बाद फिर जब पहली फ़्लाइट आई, तो फिर मुझे लगा टेक ऑफ करते हैं, अरे बहुत अच्छा लग रहा है ये वो। वापस आते हुए जब हम डिसेंड करते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हवा का दबाव है, वो बढ़ता है जब हम नीचे आते हैं। तो वो बढ़ता है, एकदम हालत ख़राब में, कुछ समझ नहीं आता, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, कुछ दिखना बंद हो जाता है। अच्छा। सबको नहीं होता ऑब्वियसली, बट मुझे उस दिन हुआ, पता नहीं क्यों। पता नहीं, मेरी इंस्ट्रक्टर जो लेडी इंस्ट्रक्टर थी मेरी,
कैप्टन टाइलर वोगल नाम था उनका। उन्होंने मतलब मुझे एक्सपीरियंस करवाने के लिए थोड़ा एक्सेसिव डिसीजन किया कि भाई ओके। चलो यू हैव टू बेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Awesome, man. This is quite the enjoyable flight, eh? जब हम नीचे आए तो उन्होंने बोला हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आई वाज लाइक या आई वाज गुड बट व्हेन वी वर कमिंग बैक आई वाज ऑल ब्लैंक। तो हंसने लगी, उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है बट यू विल गेट यूज्ड टू इट विद टाइम। एक चीज पूछना चाहूंगा रोक के, असल के जैसे ये जो प्लेन उड़ाने का ड्यूरेशन जो होता है कितनी टाइमिंग का होता है, कितने ऊपर तक जाना पड़ता है और कितनी देर में वापस आना पड़ता है, वो क्या शर्तें होती है उसकी? ऐसे टाइमिंग तो फ्यूल पे हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जितना उस देर तक उसका इंजन फ्यूल बर्न कर सकता है, जितना उसकी कैपेसिटी, उससे ज़्यादा आप ऑब्वियसली नहीं उड़ा सकते। बट हमारी स्कूल की ऐसी पॉलिसी थी आपको ज़्यादा आवर्स वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि आवर वेस्ट होगा आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, सब कुछ वेस्ट होगा। तो उसमें ऐसा है कि एकदम प्रिसाइज इंस्ट्रक्टर ऐसा है कि 1.3 आवर्स में मतलब 1 घंटा और 18 मिनट्स, तो उसमें आपको जाना है, एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, वापस आना। और हमारा जो प्लेन है जो मैं उड़ाता हूँ, सेस्ना कंपनी है, उसका मॉडल है 172। इट्स द मोस्ट पॉपुलर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट वही है। उसकी लिमिटेशंस है कि वो 10-11 हज़ार फीट तक जा सकता है, बहुत मैक्सिमम 12 हज़ार फीट तक वो प्लेन जाता है, उससे ऊपर नहीं। 10 हज़ार फीट के ऊपर आप 45 मिनट से ज़्यादा नहीं उड़ा सकते कंटिन्यू। इट्स अ लिमिटेशन, मतलब पायलट्स के लिए। हम और भी दूसरी इतना जो पुश आम नहीं करते। जो प्लेन्स होते हैं जिनसे लोग सफ़र करते हैं उसकी सेम ऊंचाई भी नहीं, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। उसकी ऊंचाई मैं समझता हूँ, अलग अलग मॉडल्स के प्लेन हैं। अच्छा। तो जो कमर्शियल प्लेन्स है वो 35,000 फीट तक आराम से जाते हैं, 35,000 फीट तक वो आराम से जाते हैं। और जो प्राइवेट जेट्स होते हैं वो 50,000 फीट तक भी जा सकते हैं। पर मैंने भी ज़्यादा देर तक फ्लाई नहीं किया था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती। मैंने हार्डली 10-15 मिनट फ्लाई किया, फिर मैंने डिसेंड कर दिया कि मैं बस जाना चाहता था ऊपर। तो हम ऐसा इंशाल्लाह वक्त हाँ, भी हम आएगा। ऐसा कर सकते हैं कि आपको अगर आपका एयरक्राफ्ट, अगर आपकी जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस है वो आपको परमिट करती है तो आप वहाँ तक जा सकते हो। तो ये इसमें शर्तें क्या होती है? जैसे अगर आपको वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप एक पायलट बन चुके हो, मार्क्स होते होंगे या तो कोई एक रेंज होती होगी ना जैसे? जी, तो उसमें 2 पार्ट होता है फ्लाइंग ट्रेनिंग में। अच्छा। एक तो थियोरेटिकल पार्ट होता है जो कि एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया अभी। हाँ, साउथ अफ्रीका में PPL के लिए 8 एग्ज़ाम्स लिखने पड़ते हैं, और आगे भी जब मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू करूँगा CPL के लिए तो वहाँ पर 11 एग्ज़ाम्स और लिखने हैं। CPL के लिए टोटल 19 एग्ज़ाम लिखने पड़ते हैं, 19 एग्ज़ाम्स। बट इंडिया का लेवल काफ़ी हार्ड है जहाँ तक कि मैंने सुना है। अच्छा। हम जो 19 पेपर देते हैं वो यहाँ 5 पेपर में पूरा कंबाइंड है। ओहो। साउथ अफ्रीका में ऐसा है कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है एक पेपर की वो 75% होती है। अच्छा। और इंडिया में जो है जो DGC एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसकी पासिंग मार्क्स 70 होती है। ओके। इफ़ यू आर एट 69 यू आर फेल्ड। यस, यू हैव टू बी 70 और अबव टू पास द एग्ज़ाम। उसमें एक पेपर होता है ह्यूमन परफॉर्मेंस का, जैसे हम अपने बारे में सब पढ़ते हैं कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हमारा जो आँख देखने का जो कैपेसिटी है, जो हमारी आँख है कैसे काम करती है, हमारे कान कैसे काम करते हैं, और जो हमें ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रात में काफ़ी सारे इल्यूजन्स होते हैं। एक कोई स्टेशनरी लाइट है, हम उसको ज़्यादा देर तक घूर रहे हैं तो वो हमें चलती हुई दिखने लगती है, आसमान से ऐसा होता है। बाकी फिर एयर नेविगेशन का एक काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट होता है थियोरेटिकल में। तो एयर नेविगेशन में सब कुछ ये होता है, जो जैसे हम रोड पे जो चलाते हैं गाड़ी, तो उसमें नेविगेशन के तौर पे हम या तो रोड साइंस वगैरह फॉलो करते हैं कि भाई मुंबई 200 किलोमीटर है यहाँ से, और अभी तो मॉडर्न GPS यूज़ करते हैं। तो एयर प्लेन्स के लिए बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। GPS भी होता है बट उसका GPS और एडवांस होता है ऑब्वियसली, बहुत और प्रिसाइज होता है। और फिर एक चैप्टर होता है मीटियोरोलॉजी, जो मौसम है। ओके, उसको समझना। हाँ, क्योंकि यू आर फ्लाइंग थ्रू द एयर, जहाँ पे सारे जो मौसम है, बादल, जो सारे जो वेदर फिनोमेना है, बादल हैं, टर्ब्यूलेंस, एवरीथिंग, तो वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ऑब्वियसली हम तूफ़ान में तो प्लेन लेके जा नहीं सकते। जो भी कमर्शियल प्लेन्स हैं वो सारे इस तरह से डिज़ाइन होते हैं, दुनिया में जितने भी हाईएस्ट कैटेगरी के तूफ़ान आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के, तो उनको वो प्लेन झेल सकता है आराम से। अच्छा। हाँ, पर उसके बाद भी एक पायलट उसमें जाना प्रीफर नहीं करता,
इट्स एन एडेड सेफ्टी कुदरत से कौन लड़े अगर देखा जाए तो। जी, हालांकि वो प्लेन डिज़ाइंड है, हाँ, हाँ हम जा सकते हैं, फिर भी हम जाते नहीं, क्योंकि हम 200-300 पैसेंजर्स हमारे पीछे बैठे हैं, उनमें कोई बुजुर्ग है, कोई ये है, बेशक बेशक। तो वो घबरा जाएगा। और अरसल जैसे वो साथ प्लेन में- उड़ रहा है और अचानक से इस तरह कोई मामला आ जाए, तूफान वगैरह का सिचुएशन हो जाए, तो ऐसे मौके पर फिर क्या करना पड़ता है पायलट को? ऐसे मौक़ों के लिए वैसे तो इन प्लेन्स को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है। मैं आपको इसलिए भी बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुशकिस्मती से एक एरोस्पेस इंजीनियर भी हूँ। अच्छा। तो जी, तो मैंने इन चीज़ों को डिज़ाइन भी किया हुआ है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इन प्लेन्स को बहुत सारे मार्जिन से, मतलब बहुत सारी टेस्टिंग होती है इन सब चीज़ों की। और वैसे तो ऐसा होता नहीं जो सिचुएशन आपने बताई जी। कि अचानक से कोई तूफान आ जाए। हर जो बड़े प्लेन्स होते हैं उनमें आगे एक रेडार लगा हुआ होता है, तो उससे पायलट देख सकता है कि कहाँ कितने बादल हैं, कितना तूफान की कितनी संभावना है। और हम हर फ्लाइट से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं, एक फ्लाइट से पहले हमें कम से कम 2-3 घंटा लगता है प्लानिंग के लिए, मतलब इनिशियल स्टेज में। बाकी क्योंकि हमारे प्लेन में कोई ऑटो पायलट नहीं होता, स्टार्टिंग के हमारे छोटे प्लेन होते हैं, और हमें ट्रेनिंग पर्पस के लिए जीपीएस वगैरह यूज़ करना अलाउ नहीं होता। तो अरसल एक बात ये बताइए कि ये कोर्स आपने साउथ अफ्रीका में किया जाकर, जी, तो ये कब गए थे और उसका प्रोसेस क्या था? लास्ट ईयर अगस्त में मैं यहाँ से गया हूँ। 24 में? यस, 24 में। ओके। बट जो वहाँ पर है थोड़ा सरकारी दरबारी काम, टाइम लगता है। जैसे हमारा जो SPL होता है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, तो उसको आने 1-1.5 महीना लगता है। उसके बाद ही आप जो पेपर्स वगैरह हैं वो लिख सकते हो। तो उसको 1.5-2 महीना लगा। फिर मैंने पेपर्स लिखे। वैसे उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने कुछ, मैं समझता हूँ 15-20 दिन में मैंने लिख दिए 6 पेपर। उस टाइम पे जैसे जब ईयर एंड होता है, सितंबर मिड के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहाँ पर मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो अरसल साथ ही साथ कॉफ़ी भी पीते रहो भाई। जी, बहुत और बताइए आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम? साउथ अफ्रीका में थे हम जी। तो वहाँ पर फिर जो एंड में, ईयर एंड का जैसे मैंने बताया, तो यहाँ से उल्टा होता है वहाँ। जब यहाँ सर्दी होती है वहाँ गर्मी होती है। तो वहाँ पर जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने फ़र्स्ट फ़्लाइट जो मेरी कैंसिल हो के मुझे एक्चुअली में फ़र्स्ट फ़्लाइट मिली मुझे, दैट वाज 18 नवंबर 2024। बट ईयर एंड होते होते मेरी सिर्फ 3 फ्लाइट हुई थी। अच्छा। क्योंकि वेदर उस टाइम पे कंसिस्टेंटली ख़राब चल रहा था, बहुत, वहाँ बारिश बहुत थी, मतलब पूरा दिन, पूरा हफ्ता बारिश ही आती रहती थी वहाँ। तो ऐसा था। फिर जब मैंने प्रॉपरली फ्लाइंग वहाँ स्टार्ट की, मैं समझता हूँ फरवरी मिड के बाद से। ओके। फिर मैंने वहाँ से कंसिस्टेंटली मेरी ट्रेनिंग ने अच्छा पेस पकड़ा। फिर बीच में मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी चेंज हो गए। तो अभी जो मेरे करंट इंस्ट्रक्टर हैं, इट्स कैप्टन रॉस पाइल। अच्छा। बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्टर हैं वो। उनका मतलब सिखाने का अंदाज़ ऐसा ही है। मैंने उनके साथ पहली फ़्लाइट थी। अप अनटिल दैट पॉइंट मैंने असिस्टेड लैंडिंग भी नहीं की थी। जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो कैप्टन जो हमारा इंस्ट्रक्टर है वो हमें सिखाता है कि भाई ऐसे ऐसे करो। उनका भी हाथ कंट्रोल्स पे होता है, हमारा भी होता है। हम 20% हम करते हैं, बाकी 80% इंस्ट्रक्टर करता है। बट उन्होंने जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने सोचा अभी कैप्टन्स बोलेंगे माई कंट्रोल्स। अच्छा। उन्होंने नहीं बोला, मैंने बोला अभी चलो थोड़ा और आगे जाके बोलेंगे। अब जब हम लैंड करने आते हैं, जब रन में एकदम सामने दिखता है, हम फाइनल अप्रोच कहते हैं उसे। जो फेज़ होता है फ्लाइट का उसे फाइनल अप्रोच कहते हैं। तो अब मुझे लगा अब तो कैप्टन ले लेंगे कंट्रोल, अब ले लेंगे वो, अब लैंड करेंगे। क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, मेरी कुछ 5वीं-6ठी फ्लाइट ही है ये, मैं तो नहीं कर सकता। तो मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा तो मुझे ऐसे देखते हैं, मैंने बोला यू वांट कंट्रोल्स? उन्होंने कहा कि नो यू गॉट दिस। अच्छा। मैंने बोला यू श्योर आई गॉट दिस? अरे क्या या गो हेड। तो उन्होंने बताया कि ऐसे 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 करो। मैंने किया, प्लेन लैंड हो गया। अच्छा। अब लैंड करने के बाद उन्होंने बोला यू गॉट दिस मैन, इट वॉज ऑल यू, इट वॉज जस्ट लाइक 80% यू, आई वॉज देयर फॉर ओनली 20% ऑफ द टाइम। तो फिर वहाँ से उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट हुई। तो उन्होंने जब पहला इनिशियल सोलो मुझे रिलीज़ किया, इस टाइम तक आते आते मैं समझता हूँ मेरा इनिशियल सोलो जो हुआ इट वॉज ऑन 2 May 25 दिस ईयर, यस 2 May। तो मैं दूसरे इंस्ट्रक्टर के साथ गया जो इनिशियल सोलो
के लिए मान लीजिए एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही होता है। एविएशन में हर एग्ज़ाम को हम चेक बोलते हैं, हाँ, इट्स कॉल्ड अ चेक राइड। तो अब मैं उनके साथ गया हूँ, अब उन्होंने सब चेक किया, तो उन्होंने, मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे रिलीज़ कर देंगे इनिशियल सोलो के लिए। मुझे लगा आई डिड ओके, बट आई डोंट थिंक दैट इट वाज गुड इनफ। बट उन्होंने लैंड करते साथ बोला कि ओके ड्रॉप मी ऑफ टू चार्ली एप्रन, जो हमारा एयरपोर्ट है। चार्ली एप्रन जो है एक जगह है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है, ओके ओके। उसके सामने एकदम। मुझे अंदर से खुशी हुई, अरे सोलो। तो फिर हम वहाँ गए, जो हमारे वहाँ पे ऐसा ट्रेडिशन है कि हम जो टेस्टिंग इंस्ट्रक्टर है उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक लेके जाए, जो टावर है वहाँ तक ले जाते हैं। फिर वो जो इंस्ट्रक्टर है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पे चढ़ के वहाँ से हमारी फ़्लाइट ऑब्जर्व करता है। तो मैंने उन्हें ड्रॉप किया, मैं वापस आया रनवे के पास। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत थी, प्लेन आ रहे थे, लैंड हो रहे थे। बहुत, मैं समझता हूँ 12-15 मिनट में रनवे का जो होल्डिंग पॉइंट होता है मैं वहाँ खड़ा रहा। फिर उसके बाद मुझे क्लियरेंस मिली, मैंने रनवे एंटर किया। अब इस टाइम तक मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि हाँ प्लेन में ये करना, क्योंकि बहुत सारे उसमें चेक्स होते हैं, हमें देखना पड़ता है कि सब चीज़ सही काम कर रही है या नहीं। फिर मुझे क्लियरेंस मिली, मैंने बोला ओके क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ रनवे 29er। तो फिर मैंने जो इंजन में पावर दी, प्लेन चलने लगा रनवे पे, स्पीड हुई, सब चेक्स वगैरह करने पड़ते उस टाइम में कोई साथ में नहीं, अकेले थे नहीं, आप? कोई साथ में नहीं। उस टाइम पे पूरा प्लेन हम अकेले होते हैं। और उस टाइम पे लिटरली फील होता है जैसे जो इंस्ट्रक्टर बैठे हैं हमारे, तो उन जब वो बैठे होते हैं तो प्लेन में थोड़ा वेट है ना अभी, तो वो फील होता है, हमें ज़्यादा पावर देनी पड़ती है चलाने के बाद। जब मैंने उनको ड्रॉप किया ट्रैफिक कंट्रोल टावर पे, मैंने वहाँ से प्लेन को घुमाया रनवे तक ले जाने के लिए, तो वो लिटरली प्लेन आइडल पे भी चल रहा था। मुझे अगर रोकना है तो ब्रेक मार के खड़ा करना पड़ रहा था। फिर जब मैंने पावर दी, टेक ऑफ हुआ प्लेन। फिर जब उसके बाद टेक ऑफ करने के बाद सब चेक्स होते हैं, हमें देखना पड़ता है कि सब सही चल रहा है कि नहीं, फिर से देखना पड़ता है। तो वो सब किया मैंने। उसके बाद थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, हम थोड़ा ऐसे रियलाइज़ होता है। जब मैंने ऐसे बाहर देखा, मैंने लगा ओह शिट, नाउ वी आर अलोन। बस अब जो है अब हम ही करना है। बस बस सही है। अब कुछ हो गया, कुछ इंजन फेल हो, कुछ भी हो, इंजन बंद हो जाए, जो भी करना है खुद को करना है, इंस्ट्रक्टर अब नहीं है। नहीं है, तो वो एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा नहीं, सकता। बेशक। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। जब उड़ गया प्लेन, हाँ, आप फिर जो भी जितने टाइम के बाद वापस लैंड किया आपने? जैसे जो इनिशियल सोलो होता है उसमें एक सर्किट करना होता है, मतलब आप लेके जाओ, टेक ऑफ कीजिए, आप प्लेन घुमा के लाके उसी रनवे पे लैंड करना होता है। एक सर्किट करना होता है बस। तो वो फीलिंग क्या थी जब वापस लैंड कर लिया प्रॉपर उड़ा के उसे? हाँ, तो तो उसमें हम बिना जैसे, किसी इंस्ट्रक्टर के, मतलब? हाँ, बिना किसी इंस्ट्रक्टर के। तो पहली बात तो ये फील होता है कि जब प्लेन में वज़न कम होता है तो प्लेन कम पावर पे भी उड़ता रहता है, डिसेंड नहीं करता। प्लेन डिसेंड करने का प्रोसेस ही होता है। हम बस ऐसा नहीं कि बस प्लेन आगे झुका दिया डिसेंड करता जा रहा है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। हम पावर कम करते हैं, फिर प्लेन डिसेंड करता है, सब बहुत स्मूथली होता है। ऐसे मैंने पावर कम की, वो प्लेन डिसेंड नहीं हुआ, मुझे लगा। फिर मुझे याद आया, अरे अब तो अकेले हैं, अब तो और करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने और की, फिर पूरा अप्रोच वगैरह बनाई। मैंने फुल फ्लैप नहीं सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे वो थोड़ी पसंद नहीं थी। और हमारी जो ट्रेनिंग में जो एयरपोर्ट है, वंडरबूम एयरपोर्ट, जो कि प्रिटोरिया शहर में साउथ अफ्रीका के, तो उसका रनवे बहुत बड़ा है। मैं समझता 1828 मीटर का रनवे है। अच्छा। वहाँ ये नहीं सोचना पड़ता कि यार स्लो लैंड करना है जल्दी से। वहाँ मैंने जो मिड पोजीशन होती है फ्लैप्स की, 20 डिग्री बोलते हैं उसे, तो मैंने वो सिलेक्ट की। फिर मैंने लैंड किया, और जो पहली एग्ज़िट होती है रनवे से, आमतौर से हम दूसरी एग्ज़िट लेते हैं तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता। तो मैंने पहले इनिशियल सोलो पे ही लैंड किया, और मतलब अच्छे से लैंड हुआ वो, और मैंने पहली एग्ज़िट ही ले ली। अच्छा जी। तो नॉर्मली वहाँ ऐसा प्रोसेस है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है, किसी का इनिशियल सोलो हो तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। टावर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मैंने टैक्सी करके एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तक गया क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्टर को वापस पिक करना था। तो वो जैसे इंस्ट्रक्टर फिर नीचे उतरे, मैंने उन्हें मैसेज किया। मैंने उन्हें मैसेज किया, सर योर ऊबर इज़ हियर। तो वहाँ से रहे थे। फिर वो नीचे आए तो उन्होंने बोला कि या मैन दैट वाज गुड,
your tower was actually amazed that you managed to exit 2-4. जो 2-4 है वो एक रनवे है, बट जब बड़ा वाला रनवे हमारा एक्टिव होता है तो हम उसको एज एन एग्जिट पॉइंट यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि द टावर वॉज वेरी अमेज, नो बडी टेक्स द फर्स्ट एग्जिट ऑन देयर इनिशियल सोलो। मतलब लोग थोड़ा लैंड कम ज़्यादा हो जाता है, आगे से फिर एग्जिट लेते हैं। तो ये मतलब पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो फिर जो ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ती है जी। तो अभी ये वापस आपको जाना पड़ेगा क्या उधर? जी अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। जैसे PPL लाइसेंस तो मुझे मिल चुका है, बट मुझे अभी जब CPL कंप्लीट करना है, CPL जो लाइसेंस होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 200 आवर्स। दरअसल मैं ये पूछना चाहूँगा, जो नए बच्चे देख रहे हैं आपका ये वीडियो, अगर इस तरह का कोई कुछ करना चाहता है तो उसको क्या क्या तैयारी ज़रूरी है? 12th के बाद ही ये किया जा सकता है। ओके। और मैंने जैसे भी बताया, इसमें फिज़िक्स और मैथ्स लगता है, कंपलसरी है जी। और ऑब्वियसली इंग्लिश लगती है। बिना इंग्लिश के एविएशन फील्ड में कोई काम नहीं होता। ओके। तो ये है। बाकी आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो माइंडसेट अभी से बनाना पड़ेगा। नो मैटर कितनी भी एज हो आपकी, आप 4th स्टैंडर्ड में हो, बट माइंडसेट अभी से बनाना पड़ेगा। क्योंकि एज लिमिट भी होती है क्या कुछ? जी एज लिमिट तो नहीं होती, बट नॉर्मली अगर एयरलाइंस में जाना है तो एयरलाइंस जो फ्रेश पायलट्स हैं उनको 30 साल या किसी किसी एयरलाइन में 35 साल से ज़्यादा अगर किसी की एज है तो वो नहीं लेते। ओके। वैसे अगर प्लेन उड़ाने की आप लिमिट देखो तो एज लिमिट तो नहीं होती, यू जस्ट हैव टू बी फिट। जैसे मैं एक कैप्टन के साथ उड़ा हूँ, उनकी एज वॉज 70+। अच्छा। पर वो इतने फिट थे, वो मतलब मैं उनसे पंजा लड़ा हूँ, मुझे हरा दें। वो एमिरेट्स के ट्रेनिंग कैप्टन रह चुके हैं। तो वो उनकी फिटनेस अलग लेवल पे थी। ही वॉज ऑल्सो अ फाइटर पायलट इन साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स। मैं जस्ट एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, इसमें टोटल खर्च कितना अभी तक के आपको एक्सपेंस आया इसमें? फिक्स्ड नहीं होता। अच्छा। जो पर आवर रेट होता है फ्लाइंग का। ओके। और उसमें बहुत सारे एक्सपेंस और भी हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए अलग देना है, आपको मेडिकल फिटनेस के लिए अलग देना है, आपको जो फ्लाइंग के लिए चीज़ें हैं, जो हेडसेट्स वगैरह होते हैं, वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। हाँ, समझ गया। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। पर्सनल प्रेफरेंस पे बात आ जाती है। वो हेडसेट आपको 12,000 में भी मिल जाएंगे और 1,25,000 में भी मिलेंगे। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों ने साथ में ट्रेनिंग स्टार्ट किया, सेम स्कूल है, सेम इंस्ट्रक्टर है, सब कुछ सेम है, पर ये गारंटीड नहीं है कि दोनों को पैसा सेम ही लगेगा। क्योंकि मान लीजिए मेरा सोलो 20 घंटों पे हो गया, मेरा कोई दोस्त है उसका 35 घंटों पे हुआ है, तो उसको जो 15 घंटे एक्स्ट्रा डुएल के आवर्स हैं उसको उसमें वहाँ पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। नॉर्मली जो रेट है, मैं समझता हूँ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अराउंड 15-16 हज़ार रुपये है जो अभी साउथ अफ्रीका में है पर आवर का रेट, जो सिंगल इंजन का है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए 185 आवर्स, तो इतना ऑलमोस्ट लगता है वहाँ पर। तो दरअसल मैं चाहूँगा कि जैसे ये आपने कोर्स किया है, हमारे लिए पूरे शहर के लिए फ़ख्र की बात है माशाल्लाह। मैं 100% कहता हूँ कि आपकी वजह से बहुत से दूसरे बच्चों को भी सीख मिलेगी या प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा उनको कि यार हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो ये देना चाहूँगा कि आपको अभी से, आप जिस भी क्लास में हो, जिस भी स्टैंडर्ड में हो, आपको अभी से माइंडसेट बनाना पड़ेगा और आपको इस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वेदर इट इज़ एकेडमिक और फाइनेंशियल और व्हाटएवर। तो ये है कि आपको एक तो इस फील्ड में डिसिप्लिन बहुत लगता है। आपको अगर सुबह 5 बजे फ़्लाइट है तो आपको सुबह 5 बजे है फ़्लाइट, आप डिले नहीं कर सकते। आपको मतलब डिले के लिए अलग फिर खर्चा लगेगा और टाइम लगता है। तो ये है, प्लस आपके जो फिज़िकल फिटनेस है, फिज़िकल एंड मेंटल फिटनेस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एग्ज़ाम्स भी होते हैं, मतलब DGCA कंडक्ट करता है क्लास 2 एंड क्लास 1 मेडिकल्स, तो इसके लिए आपको बहुत फिट होना पड़ेगा। हर चीज़ की आपको मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी, और अगर वो प्लान इन केस काम ना करे तो बैकअप क्या होना चाहिए, ये भी आपको पहले से सोचना पड़ेगा। बिकॉज फ्लाइंग में तो ऐसे ही होता है ना, जैसे हम प्लान करते हैं कि मुझे इस एयरपोर्ट पे जाना है, अब मैंने टेक ऑफ किया, बीच में ही कहीं मेरा इंजन फेल हो गया, मैं क्या करूँगा? यानी उससे पहले तैयारी है बहुत। तो हर चीज़ की तैयारी पहले से करनी पड़ती है। बड़ी मुश्किलें हैं, बहरहाल वो इतना आसान भी नहीं है जहाँ तक मुझे बड़ी लग रहा है मुश्किलें हैं। सुनने के बाद। इतनी पाबंदियों में कौन रहे, ये सही चाहिए वो सही, यहाँ तो सुबह उठे क्या खा रहे क्या पी रहे किसको खबर रहती है। बहरहाल भाई बहुत मैं मुबारकबाद दूंगा आपको यार, असल इतनी मेहनत की आपने, अल्लाह आपको अपनी उस मकाम तक पहुँचाए जो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। और हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह से, और हम देखेंगे एक दिन हमारे भाई को
आसमानों में उड़ते हुए इंशाल्लाह बड़ी बड़े शहरों में आप जाओ अपने प्लेन को लेकर। और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर हमारे नौजवान बच्चों में भी ये जज्बा ज़रूर पैदा होगा जी। और वो भी आप ही की तरह कुछ करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरसल हमारे इस शो में आने के लिए और इतना वक्त देने के लिए हमें, और इंशाल्लाह हम दुआ करते रहेंगे आपके लिए भाई। जी बहुत तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मुझे यकीन है कि अरसल की बातें सुनकर आप लोगों के अंदर यकीनन कोई ना कोई जज्बा पैदा हुआ होगा उनके जैसा कुछ करने का या बनने का। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से अरसल ने मेहनत की, अगर आपकी भी ख्वाहिश है, तमन्ना है, तो आप अभी से उस पर मेहनत शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह आप भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम ख़ान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, मिलते हैं वापस।